नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार बिजनौर बॉर्डर पर बारिश से उफान पर आई कोटावाली नदी में यात्रियों से भरी बस फंस गई। हरिद्वार बिजनौर जिले के बॉर्डर पर कोटावाली नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने से नेपाल से देहरादून जा रही मैत्री बस फंस गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची श्यामपुर थाना पुलिस ने रस्सी के सहारे सभी यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाला। रेस्क्यू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर में आप देखिए कैसे रेस्क्यू कर बस में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है, और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, जब बस फंसी थी नदी की तेज धार में, उस दौरान जेसीबी के जरिए भी ये कोशिश और कवायद की जा रही थी कि बस को किसी तरीके से निकाला जाए, लेकिन प्राथमिकता ये थी कि बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित पहले बाहर निकाल लिया जाए। एक बार फिर से आपको बता दें कि नेपाल से ये बस देहरादून जा रही थी और हरिद्वार में ये नदी की तेज धार में फंस गई, जिसके बाद फौरन पुलिस को और प्रशासनिक अमले को सूचना दी गई, जिसके बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब एक क्या अंदर। तो पहाड़ में आफत की बारिश के बीच एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के साथ ही उत्तरकाशी और पौड़ी के कई इलाकों में तेज बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं हरिद्वार के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 17 तारीख तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। राज्य के कई जिलों में बारिश जारी भी है। तो वहीं बारिश से 100 से ज्यादा सड़कें राज्य में बंद हो गई हैं। थलीसैंण मरचूला स्टेट हाईवे 20 जुलाई से बंद है। तो वहीं 18 जुलाई से थत्यूड़ में कैंपटी चडोगी सड़क भी बंद है, जिससे कई क्षेत्रों का संपर्क कटा हुआ है और लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश हो रही है। उत्तरकाशी में सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से कई गांव में बिजली का संकट भी पैदा हो गया है। तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले में भी बारिश मुसीबत बनकर आई है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की चलते कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं, 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कई गांव में बिजली का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में पावर सप्लाई बाधित हो गई है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, रुद्रप्रयाग में चूंकि लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते उन तमाम यात्रियों को परेशानी हो रही है जो कि केदारनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे या फिर दर्शन कर वहां से लौट रहे थे। उधर टिहरी में भी सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बारिश से सुबह नेशनल हाईवे 94 और 58 मलबा और बोल्डर आने के चलते बंद हो गया, जिसे खोल दिया गया। लेकिन नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने का खतरा अभी भी बना हुआ है। बारिश से जिले में 14 सड़कें बंद हैं। डीएम का कहना है कि सभी विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। सुबह दोनों एनएच हमारे बंद हुए थे कुछ समय के लिए, लेकिन उनको खोल दिया गया है। अभी करीबन 12 सड़कें हैं विलेज रोड जो बंद है, कुछ हमारे एमडीएस बंद है, 2 टोटल 14 रोड बंद है। बिजली की सप्लाई हमारी सुचारू है, पेयजल लाइन भी सुचारू है। एक हमारा घनसाली तहसील में 3 पशुओं की मृत्यु की हमें खबर मिली है, जिस पर हम चमोली के गैरसैंण में भारी बारिश ने जमकर नुकसान पहुंचाया। क्षेत्र में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। माईथान महल चोरी रोड का 50% हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर बारिश से हुए नुकसान का जायजा ले रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सड़क मार्ग का रास्ता चूंकि बंद है, इस वजह से कोशिश की जा रही कि उसको जल्द से जल्द खोला जा सके। बारिश के चलते लोगों के घरों और गौशालाओं में भी मलबा घुस गया है। लोग गौशाला की दीवार तोड़कर अपने पालतू जानवरों को घर से बाहर निकाल रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगा और यमुना घाटी में देर रात से ही भारी बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे राना चट्टी के पास बंद हो गया है, जिसे नेशनल हाईवे की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोला। तो वहीं हाईवे खुलने के बाद फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हो रहा है और इसकी वजह से हाईवे बार बार बाधित हो जा रहा है। रुद्रपुर में बीच सड़क में एक युवक ने तलवार से दूसरे युवक पर हमला बोल दिया, जिसमें युवक घायल हो गया, जिसका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। दरअसल रुद्रपुर के काशीपुर किच्छा हाईवे पर अचानक कुछ लोग बात कर रहे थे और तभी एक युवक हाईवे पार करता हुआ नजर आता है। हाथ में तलवार लिए पहुंचता है और तलवार से एक युवक पर हमला कर देता है। इस हमले में एक युवक घायल हो गया, उसे बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस दौरान
हमला करने वाला शख्स आप देखिए तलवार लहराता हुआ यहां पर नजर आया। बाद में युवक ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। इसके साथ ही मौके पर खड़ी हुई एक बोलेरो कार को भी तलवारबाज ने नुकसान पहुंचाया और उसके बाद हेलमेट से गाड़ी का फ्रंट शीशा भी तोड़ दिया। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। फुटेज के आधार पर घटना में शामिल हमलावरों की तलाश की जा रही है। श्रीनगर के ढिकाल गांव में गुलदार का आतंक लगातार बना हुआ है। गांव के लोगों का यह कहना है कि गांव में दिन के समय में भी गुलदार घूमता हुआ नजर आता है, जिससे गांव के लोग खौफ में हैं। इसी गांव में एक हफ्ते पहले गुलदार ने 4 साल की मासूम बच्ची को अपना निवाला बनाया था। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम ने गांव के पास एक गुलदार को मार गिराया, लेकिन गांव वालों का यह कहना है कि गुलदार का आतंक अभी भी बरकरार है। हमें मिला नहीं है। अभी हम जो है अभी भी डर के मारे हमारे लेडीज जो है 3-3, 4-4 इकट्ठे जा रहे हैं अभी तक, लेकिन हमें बाघ नहीं दिखाई दिया। अगर मारा भी उन्होंने हम लोगों को पता नहीं है इस चीज, क्योंकि अभी लेडीज आ रही हैं गांव की, ग्रामीण जो महिलाएं थी घास लेके, तो उन्हें अभी 2 बाघ दिखे। फिर ये गाय चराने के लिए जा रहे हैं, उनपे भी उसने बाघ ने गायों पे हमला कर दिया। कब की बात? ये अभी की 12 बजे की बात है, आज की बात है। फिर कल शाम को भी लेडीज खेतों में जा रही थी, तो वहाँ भी बाघ के गुलदार के बच्चे दिखे, तो गुर्राने लगे। फिर वो डर के मारे आ गए। फिर अभी सुबह हमारे गाँव के 1-2 जो चाचा लोग हैं उन्होंने भी देखा। देहरादून में रायपुर की भूमि संरक्षण अधिकारी की शिकायत हुई है। 5 कर्मचारियों ने मंत्री गणेश जोशी से शिकायत की। कर्मचारियों ने भूमि संरक्षण अधिकारी पर अभद्रता का आरोप भी लगाया। तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जांच के आदेश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। संगठन के लोग जो इनका कर्मचारियों का संगठन है वो यहाँ पर आए थे। उनको कहना था कि अधिकारी का व्यवहार कर्मचारियों के साथ ठीक नहीं, उनको प्रताड़ित करता है। मैंने उसके भी जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि हम किसी के साथ ये नहीं चाहते किसी का अन्याय हो, और कोई गलत होगा तो उसके खिलाफ खड़ाई होगी, किसी के साथ न्याय नहीं होगा। प्रदेश में डेंगू की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में डेंगू के 67 नए केस सामने आए हैं और डेंगू का आंकड़ा 1382 पहुंच गया है। नैनीताल में सबसे ज्यादा 27 नए केस सामने आए हैं और इसके साथ ही देहरादून में 16 नए मामले सामने आए हैं, जबकि हरिद्वार और पौड़ी में 6 नए केस डेंगू के सामने आए हैं। अब तक 1008 मरीज डेंगू से रिकवर भी हुए हैं। तो यह आंकड़ा बता रहा है कि इन दिनों प्रदेश में डेंगू ने हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में मरीजों को डेंगू का खौफ दिखाकर दून के कुछ निजी अस्पताल और प्राइवेट लैब ने लूटना भी शुरू कर दिया है। एक ही मरीज की सरकारी और प्राइवेट लैब की रिपोर्ट में काफी अंतर देखा जा रहा है। जहां प्राइवेट लैब में प्लेटलेट्स 50,000 से भी कम दिख रही है, तो वहीं सरकारी अस्पतालों में जांच कराने पर वो 1.5 लाख से ज्यादा हो जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कुछ निजी लैब अपने फायदे के लिए मरीजों में डेंगू का खौफ दिखाकर लूट रहे हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह प्राइवेट लैब से टेस्ट कराए तो उसमें जो सीवीसी की रिपोर्ट थी वो उसमें, और फिर दूसरी जगह अस्पताल में जाके उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। मतलब हाफ का डिफरेंस आया। वो वहाँ पे प्राइवेट लैब में टेस्ट कराया, बीमार हुआ ना, थोड़ा उल्टी दस्त हुए, उसको बुखार उखार था, तो वहाँ पे बहुत कम सीबीसी हीमोग्लोबिन दिखा दिया 6 ग्राम, उन्होंने प्लेटलेट 45,000 दिखाए। अब वही टेस्ट जब उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में जाके कराया तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन 12-13 ग्राम था और प्लेटलेट भी 1.5 लाख से ऊपर थे। तो ऐसे मामले सामने आए। अगर ऐसे में उन्हें खून चढ़ जाता या कुछ हो जाता तो बहुत कुछ भी हो सकता था। उत्तराखंड में तेजी से डेंगू का कहर बढ़ रहा है और राज्य में 1300 से ज्यादा केस देखे भी गए हैं। ऐसे में 16 से ज्यादा लोग अभी तक डेंगू से अपनी जान गंवा चुके हैं। हाल फिलहाल में एक व्यक्ति ने भी अपनी डेंगू से जान गंवा दी है। कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से लोगों में डर देखा जा रहा है, जो लोगों की रिपोर्ट्स हैं उसमें बड़ा खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। प्राइवेट लैब्स पर जब जाकर के लोग अपने टेस्ट करा रहे हैं तो उनकी प्लेटलेट्स काफी कम दिखाई जा रही है, यानी कि डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। वहीं जब वो सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं या फिर नामचीन अस्पतालों में जाकर के टेस्ट करा रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई जा रही है। तो कहा जा सकता है कि लोगों में डेंगू के नाम से अब डर भी पैदा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संदीप नेई के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। देहरादून में चक्राता में 1000 से अधिक पेड़ काटे गए, लेकिन 17 नामजद आरोपियों में से सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई। वन विभाग का हाल यह था कि गिरफ्तारी होते ही तुरंत जमानत भी मिल गई। तो क्या है इसके अंदर की कहानी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
हिमाचल बॉर्डर से लगे उत्तराखंड के चक्राता, टोंस और मोरी क्षेत्रों में सालों से टिम्बर माफिया सक्रिय रहा है और इसमें मिलीभगत रही है विभागीय कर्मचारियों की। पहली बार चक्राता में 1000 और टोंस डिवीजन में 100 से ज्यादा पेड़ों का अवैध रूप से कटान का मामला सामने आया। जांच बैठी तो इसमें वन विभाग, वन निगम के अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत का खुलासा हुआ। नतीजा, पहली बार 24 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। प्रदेश के वन मंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि ये पूरा मामला पिछले 1.5 दशकों से चला आ रहा है। राज्य में ये करीबन पिछले 15 सालों से खेल चल रहा है और उसको जब हमारे संज्ञान में आया तो जिसने लगातार हमारे लोग इस पर लगा रखे थे, आपने देखा है कि पहली बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 20 अधिकारियों को निलंबित करने का काम किया गया और इसके अलावा जांच चली है। मुझे लगता है कई लोग इस पर भी जेल जाएंगे। वन विभाग के कई सीनियर अधिकारियों पर भी शक की सुई घूम रही है। मामले की गंभीरता को देख अब फॉरेस्ट चीफ ने चीफ गढ़वाल की अध्यक्षता में 11 अफसरों की जांच टीम गठित की है। जांच ठीक से हुई तो कई अफसरों का नपना तय माना जा रहा है। कर्मचारी, रेंज अधिकारी जो निलंबित हुए थे, उनकी चार्जशीट इत्यादि बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है ताकि जो भी उचित उसमें निर्णय लेके और एक मतलब जो दोषी कर्मचारी हैं इसमें विभाग के, उनके अगेंस्ट तत्परता से कार्रवाई की जाए। अभी तक की जांच में टिम्बर माफिया के मजबूत गठजोड़ का खुलासा हुआ है, जिसमें माफिया के साथ नेताओं और विभागीय लोगों की भी मिलीभगत है। हालात ये है कि अवैध कटान के इस मामले में 17 लोग नामजद हैं, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक की हो पाई है। उसमें भी पैरवी इतनी लचर थी कि उसे हाथों हाथ जमानत भी मिल गई। टिहरी से सौरभ के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में पिछले 2 हफ्ते से जयश्री कॉलेज के प्रबंधक के खिलाफ छात्र धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पैरा मेडिकल कॉलेज पर फर्जी डिग्री देने का आरोप लगाया। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कॉलेज से फीस वापस लेने के साथ ही कॉलेज पर केस दर्ज कराने की मांग की। हमें इन्होंने डिप्लोमा दिया था जिसका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो नहीं रहा। हमारे 7 वर्षों से हम भटक रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, हमें हमारी नौकरियों से निकाल दिया गया है, मानसिक रूप से हम प्रताड़ित हैं। देश भर के पर्यटक नैनीताल में साफ हवा और स्वस्थ होने के लिए आते हैं, लेकिन नैनीताल के बीचों बीच का कूड़ा बीमार कर रहा है। हाईकोर्ट के पास मेट्रोपोल में कूड़े को डंप किया जा रहा है, जिसके बाद उसको हल्द्वानी भेजा जा रहा है। मेट्रोपोल पार्किंग में बदबू फैल रही है तो बीमारी का खतरा भी बरकरार है। वहीं मच्छर और कीड़े पैदा हो रहे हैं, जिससे नैनीताल शहर में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं नगर पालिका को महीने भर पहले इसको हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक यहां से कूड़ा नहीं हटाया जा सका है। उत्तराखंड में एक ऐसी आदिम जनजाति रहती है जिसका वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। राजी जनजाति दुनिया के उन जनजातियों में शुमार है जिसकी संख्या लगातार घट रही है। इस आदिम जनजाति की कम हो रही औसत आयु को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधमसिंह नगर के कुछ इलाकों में आदिम राजी जनजाति सदियों से रहती है, लेकिन आज ये जनजाति खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि उत्तराखंड में अब राजी जनजाति के सिर्फ 249 परिवार ही बचे हैं। बात अगर संख्या की करें तो तीनों जिलों में इस जनजाति के सिर्फ 1075 लोग जिंदा हैं। भयंकर गरीबी और पिछड़ेपन के कारण इस जनजाति के ज्यादातर लोग समय से पहले ही दुनिया को अलविदा कहने को मजबूर हैं। राजी जनजाति की औसत उम्र 55 साल से भी कम आकी गई है। यही वजह है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट को भी इस मामले का संज्ञान लेना पड़ा। सुविधाओं की कमी और कठिन जीवन शैली इस जनजाति की सबसे बड़े दुश्मन है। चलने के लिए रास्ता नहीं है, बूढ़े लोग चल नहीं पाते हैं। वो बोरा का वो बनाते हैं, जोंगा बनाते हैं, उसमें ले जाते हैं। और क्या कहते हैं, तो जैसे पीने के लिए पानी नहीं है हमारे पास। वो गधे छोटा इतना बड़ा खोटा बना रखा है, वो खोटा से पीते हैं पानी। अगर इनको थोड़ा बहुत बीमारी हुई तो इनको धारचूला जाना है या पिथौरागढ़ आना है, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि या तो गाड़ी बुक करोगे या वो करोगे, उसको यहाँ आने तक वो यहाँ आने में कष्ट जैसा लगता है, पैसा नहीं है करके। तो इसलिए भी ये बीमारी से भी इनकी मृत्यु ज्यादा होती है। एक दौर में राजी जनजाति को अदृश्य व्यापारी भी कहा जाता था,
लकड़ी का काम करने वाली ये जाति रात के अंधेरे में लोगों के घरों में लकड़ी के बर्तन रखती थी, जिसके बदले इन्हें राशन मिलता था। लेकिन बदलते दौर के साथ इनकी जीवन शैली भी बदल गई। नतीजा ये हुआ कि इस जाति के पुरुष नशे के शिकार हो गए, जबकि महिलाएं इलाज के अभाव में दम तोड़ रही हैं। सिर्फ 1075 राजी जनजाति से उत्तराखंड की पहली और दूसरी विधानसभा में गगन रजवार के रूप में एमएलए भी मिला। बावजूद इसके राजी जनजाति की जिंदगी में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया, क्योंकि हम सारी योजनाओं का लाभ उन लोग को दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छूट जा रहा है। इस वजह से हम लोग पूरा सर्वे करा रहे हैं, जिसमें पूरे परिवारों के जितने भी लोग हैं उनके कौन से कार्ड बने हैं, कौन कौन से कार्ड नहीं बने हैं, किस किस योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है या नहीं प्राप्त हुआ है, इसका हम व्यापक सर्वे करा रहे हैं और काफी हद तक वो सर्वे कंप्लीट भी हो गया है। उस हिसाब से हम लोग पिन पॉइंटेड कर लेंगे। राजी को दुनिया की सबसे दुर्लभ जनजातियों में भले ही शुमार किया गया हो, लेकिन इसे बचाने की कोशिश फिलहाल कहीं पर होती हुई नहीं दिखाई देती। ऐसे में अगर राजी को यूं ही इनके हाल पर छोड़ दिया गया तो तय है कि आदिम जाति इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पर्यटन विभाग ने दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थाटन योजना में पहला दल रवाना कर दिया। बद्रीनाथ के लिए 27 बुजुर्गों का दल आज रवाना हुआ, तो वहीं बुजुर्गों ने राज्य सरकार को निःशुल्क यात्रा कराने के लिए धन्यवाद कहा। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा खुशी हो रही है इसमें कि सारे लोगों सरकार ने बहुत बढ़िया चला रखी योजना है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। टिहरी झील अब वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है और टिहरी झील वाटर स्पोर्ट्स कप में शामिल होने के लिए पहुंचे खिलाड़ी भी झील को देखकर रोमांचित हैं। टिहरी में गुरुवार को टिहरी झील में टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया गया। टीएचडीसी की ओर से आयोजित टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में 28 राज्यों के 450 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं और यहाँ क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी फिर गोवा में पार्टिसिपेट करेंगे। दूर दराज से आने वाले खिलाड़ी भी पहाड़ों में इतनी बड़ी झील देखकर रोमांचित हैं। बहुत बड़ी बात है कि बाहर से यहाँ पर ऐसी जगह पर वाटर स्पोर्ट्स होना, इतने फैसिलिटी प्रोवाइड होना यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने ऊपर इंसान आके अगर कुछ गेम कर रहा है तो कुछ वो फिर हौसला रखता है। टिहरी मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैं पहली बार आया हूँ इधर, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पहाड़ में मैं पहाड़ी का बहुत बहुत अच्छा इंसान हूँ, जैसे कि मैं उत्तराखंड का पैदाइश हूँ जैसे, लेकिन आया नहीं कभी, तो मेरा पहली बार है इधर में। टिहरी झील में पर्यटन के साथ ही अब वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिए जाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत पिछले साल से टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया जा रहा है और आने वाले समय में यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाटर स्पोर्ट्स कराने की बात भी कही जा रही है। उन्होंने बहुत ही अच्छा कंपटीशन करवाया है, तो मेरा मानना ये है कि यहाँ गर्ल्स के लिए जो उत्तराखंड टीम है उनके लिए सबसे अच्छा वो है वाटर स्पोर्ट्स के लिए ये इंटरनेशनल ट्रैक भी बन सकता है। जो इक्विपमेंट वगैरह फैसिलिटी है, सेकेंड टाइम उत्तराखंड में ये कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी संभावना है। यहाँ का जो कोर्स वाटर बॉडी है और एनवायरनमेंट है वो एक इंटरनेशनल लेवल के लिए है। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के जरिए भी दूर दराज से आने वाले खिलाड़ियों को यहाँ एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा और भविष्य में टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।